सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9 साइंस की बुक का 13 चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसके फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। Friends, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ का मतलब हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी हो, या उसमें उसको तीनों तरह से हेल्दी होना चाहिए, वरना हम उसे एक हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर वो फिजिकली हेल्दी है, एक्सरसाइज करता है, जिमिंग वगैरह करता है, तो वो फिजिकली हेल्दी है। लेकिन अगर वो मेंटली किसी डिप्रेशन में है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो मेंटली वो हेल्दी नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे। अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये है एक हेल्दी पर्सन। उसका मतलब ये नहीं है, हेल्दी का पर्सन का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई डिजीज़ नहीं है, या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, मतलब कि वो लोगों से इंटरेक्ट करने वाला होना चाहिए, उसमें कोई सोशल नर्वसनेस ना हो, उसमें कोई फोबिया ना हो इस सोशल लाइफ को लेकर। तो इसीलिए उसे तीनों तरह से हेल्दी होना पड़ेगा एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए। और ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, मतलब कि जो ज़्यादातर यूज़ में आती है, हेल्थ कैन बी सीन एज अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म expressing the adequate functioning of organism in a given condition, genetic और environmental। मतलब कि हेल्थ का मतलब ये है कि कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हो, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके सारे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते हो, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, लीवर, ये सब कुछ उसका अच्छे से वर्क करता हो, तो उसे हम ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्दी बोलेंगे, और उस तरह से हम उसे एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब फ्रेंड्स, हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें स्लीप। अगर हम 8 घंटे रात को सोते हैं, तो इसका मतलब कि हम अपनी जो सारी हमने एनर्जी पूरे दिन में, मतलब जो हमने वेस्ट की होती है अपना काम करने में, वो हम वापस रीगेन कर लेते हैं, और हमारे पास अगले दिन काम करने के लिए एनर्जी वापस आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी ही चाहिए, इससे कम नहीं लेनी चाहिए, वरना हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट है व्हाट टू ईट। मतलब कि हमें एक अच्छा खाना खाना चाहिए, होम कुक्ड फूड लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमें अपने फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब कि जो हमारे लिए अच्छी पल्सेस हैं वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, और एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका थर्ड पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी। मतलब कि हमें डेली लाइफ में कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। योगा हो गया, साइकिलिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज। इन सब से क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हाइजीन। मतलब कि हाइजीन का मतलब है कि क्लीनिनेस, मतलब हमारे सराउंडिंग में और हमारी बॉडी के लिए जो क्लीनिनेस इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, हमें रोज़ नहाना चाहिए, और हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करना चाहिए, ताकि उसमें कोई डिज़ीज़ ना आए जिससे हम इफ़ेक्ट हों। इसका फिफ्थ पॉइंट है रिलैक्सेशन।
हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी हेल्दी बनेगी। मतलब कि जैसे कि हमें रोज़ मेडिटेशन करनी चाहिए, 20 मिनट्स आइज़ क्लोज करके अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमारा माइंड क्लीन हो जाए और हम काफ़ी रिलैक्स्ड फील करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा माइंड होगा वो जो उसके लिए जंक है, मतलब कि एक तरह का गार्बेज है उसके लिए, वो उससे रेड हो जाए और उसके अंदर सिर्फ अच्छे अच्छे थॉट्स आए, ना कि बुरे बुरे थॉट्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिजीज़ क्या होती है। अ डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली इफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक डिज़ीज़ क्या होती है? एक डिज़ीज़ एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। मतलब कि जैसे हम नॉर्मली वर्क करते हैं उससे कुछ डिफरेंट कंडीशन होती है, जिसमें जो हमारे स्ट्रक्चर को, मतलब कि हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है बुरी तरीके से। मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पार्ट को ही इफ़ेक्ट करे, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को भी इफ़ेक्ट करती है। और क्या पता वो किसी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ना हो। डिजीजेस आर ऑफन नोन एज मेडिकल कंडीशंस दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शंस, सिम्टम्स एंड साइंस। मतलब कि हमारी नॉर्मल डेफिनेशन डिजीज़ की ये होती है कि वो एक मेडिकल कंडीशन है जो कुछ सिम्टम्स और साइन से एसोसिएटेड है। जैसे कि हमें अगर कोल्ड हुआ है तो हमें स्नीजिंग होगी, हमारा हमारा नोज़ ब्लॉकेज होगा और काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें ऐसे सिम्टम्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक बड़ी डिज़ीज़ हो। हमें कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, कॉमन कफ भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अस्थमा ही हो, क्या पता उसका नोज़ ब्लॉक हो गया हो किसी तरह से। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डिजीज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजीज़ की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक है एक्यूट डिजीज़ और एक है क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। दे कॉजेज मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे कि वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं और काफ़ी हमारी जनरल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं ये काफ़ी लंबे पीरियड के लिए होती हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेजर इफ़ेक्ट ऑन जर्नल हेल्थ। मतलब कि इसके काफ़ी मेजर इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। जैसे कि अगर किसी को अस्थमा है तो उसके लंग्स पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो उसके इंटरनल बॉडी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस थोड़ी देर तक उसके नोज़ ब्लॉकेज होगी, स्नीजिंग होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में बिल्कुल उल्टा है इसका। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मतलब कि जब हमें एक्यूट डिजीज़ होती हैं तो हम काफ़ी थका हुआ, वीकनेस महसूस होती है हमें। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में जो हमारे एक्यूट डिजीज़ होती हैं उसमें जो हमारा थकावट होती है वो काफ़ी थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, तो क्रॉनिक डिजीज़ में जो पर्सन होता है वो बहुत हमेशा ही टायर्ड फील करता है। मतलब कि हमेशा उसे थकावट महसूस होती है। एक्यूट डिजीज में वेट लॉस डज नॉट ऑकर एंड वन डज नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। मतलब कि जो हमारी एक्यूट डिजीज़ होती हैं उसमें वेट लॉस नहीं होता और उसमें जो ब्रेथ होती है उसमें थोड़ा अप डाउन नहीं होता है। लेकिन जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उनमें वेट लॉस भी होता है और वन डज बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। मतलब कि उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, होने लगती हैं। वो ब्रीथ करना उसके लिए ईजी नहीं होता और इसी तरह से बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारी डिजीज़ की दो और टाइप्स हैं, वो है इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। इन्फेक्शियस डिजीज़ हमेशा माइक्रोब्स की वजह से होती हैं और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी जा सकती हैं और उससे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये ड्यू टू सम इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस।
गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स की डायग्राम्स बनी हुई है। सबसे पहला है हमारा बैक्टीरियम, उसे हम नॉर्मल में बैक्टीरिया बोलते हैं। वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एंड हेलमेट्स। हेलमेट्स एक राउंड वॉर्म की तरह होता है। तो यही है हमारे कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन वायरस है जो अभी चल भी रहा है, कोविड-19 और कोरोना वायरस। तो इसी तरह ये एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते हैं और उससे भी इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ वायरस और बैक्टीरियाज काफ़ी नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वायरस है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है इसी की वजह से। और इसलिए हमें हमेशा इन इन्फेक्शियस एजेंट्स से बचना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। डिजीज़ विच आर नॉट कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, मतलब कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो वो डिजीज़ जो इन्फेक्शियस एजेंट्स से नहीं कॉज होती हैं, मतलब कि जो हमारे वायरस बैक्टीरियाज होते हैं इनसे कॉज नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये किसी सिक पर्सन से किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने से किसी हेल्दी पर्सन में नहीं जा सकती। और ये कुछ इंटरनल कॉजेज़ होते हैं इन डिजीज़ के। फॉर एग्जांपल हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, मतलब कि किसी इन पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर हाई या लो हो रहा है तो वो उसका किसी इंटरनल कॉज की वजह से, वो किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं। पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स, जो जैसे कि हमने पढ़ा ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ये जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हमारा डिजीज़ कॉज करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो इन्हीं की वजह से होती हैं। इसके बाद है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि हमारा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है जो जीन्स के थ्रू उनके चाइल्ड में आ जाती है तो उसकी वजह से भी वो डिज़ीज़ होती है। वो एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ नहीं होती बल्कि वो एक जेनेटिक डिज़ीज़ होती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मतलब कि जब हमारे आसपास में अगर कुछ गंदगी है, कुछ हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सी डिजीज़ कॉज होती हैं और जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, परफेक्ट रेस्ट नहीं देनी, उनसे जो वो काम नहीं कर सकते उनसे वो भी काम करवाने की कोशिश करना, तो उससे माल फंक्शनिंग होती है और इसकी वजह से ही कुछ डिजीज़ कॉज होती हैं। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, मतलब कि अगर हम बीमार हैं और उसके बाद भी हम एक परफेक्ट बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, परफेक्ट खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते, तो उसकी वजह से एक छोटी सी डिजीज़ भी बहुत बड़ा कॉज कर सकती है। इवन डेथ ऑल्सो कैन बी कॉज्ड। इसी के लिए अगर कोई भी बीमार है तो उसे एक परफेक्ट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और वही चीज़ खानी चाहिए जो उसे जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे उससे अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो और उससे कोई इफ़ेक्ट ना हो उसकी डिज़ीज़ को बढ़ाने में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? अ वैक्सीन इज एनी प्रिपरेशन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस immunity to a disease by stimulating the production of the antibodies। वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जैसे कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसे बहुत सारी वैक्सीन्स दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे कि जो हमारे डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं उनसे वो फाइट कर सकें और बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। वैक्सीन इंक्लूड फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ किल्ड और एटेन्यूलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें साफ़ करने में भी वैक्सीन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी बॉडी में। और प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि या फिर उनको मारना या फिर उनके जो हमारी बॉडी से उन्हें बाहर निकालना, ये काम होता है एक वैक्सीन का। तो फिर मिल्क मेड्स को होती थी जो काव से दूध लेते थे और आगे जाकर उन्हें बेचते थे।
द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन। मतलब कि सबसे कॉमन मेथड है वैक्सीन को बॉडी में पहुंचाने का कि वो उसे इंजेक्शंस के थ्रू हमारी स्किन के अंदर या फिर ब्लड के अंदर भेजा जाए और वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन कुछ वैक्सीन्स माउथ से और नेज़ल स्प्रे से भी दी जाती थी। मतलब कि या तो वो नोज़ में वो वैक्सीन हमारे नोज़ में डालते थे या फिर माउथ में डालते थे। माउथ में डालने वाली सबसे कॉमन वैक्सीन है पोलियो ड्रॉप्स, जो छोटे छोटे बच्चों को डाली जाती है ताकि वो पोलियो से बचे रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं अगर कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच।